अमेरिका से डॉक्टर मुबीन सैयद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि तली हुई खुराकें और ज़्यादा तेज़ आंच पे पकी हुई खुराकें और कम पानी में पकी हुई खुराकें और बेकिंग सोडा के साथ बनी हुई खुराकें हमें नुकसान कैसे देती हैं, हमारी डायबिटीज़ को बढ़ाती कैसे हैं। एक तो हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि कैसी खुराकों की मिसालें हैं जो इस तरह की खुराकें हैं। फिर हम ऐसी खुराकें भी देखेंगे जो इनके मुकाबले में अच्छी खुराकें हैं। और आखिर में मैं आपको एक टोटका बताऊंगा कि अगर आप तली हुई खुराक नहीं छोड़ सकते, खाना है आपने, उसकी वजह यह है कि तली हुई खुराकें जो हैं वो टेस्टी बहुत होती हैं, उनके जो मॉलिक्यूल में चेंज आती है उससे उनका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो हम सबको आदत है तली हुई खुराकों की, मुझे भी बहुत शौक़ है। सो अगर वो खाई है और उससे जिस्म को नुकसान हो सकता है तो फिर आप क्या टोटका करें। बड़ा आसान सा टोटका है जिससे आपको उसका जितना भी असर ज़ायल हो सकता हो जाएगा। तो ये 3 बातें, लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन। सो सबसे पहले तो हम ये शुरू करते हैं कि जी तली हुई खुराक हमें नुकसान कैसे करती है। तो देखिए, जो खुराक बहुत ज़्यादा हीट पे पकाई जाती है, एक तेज़ आग पर, या उसको पकाया जाता है फ्राई, बहुत तेज़ आग पे फ्राई किया होता, या वो बेकिंग सोडा पे बनी होती, ऐसी खुराकों में, और ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ एज एंड रेज, इसे ज़हन में रखिएगा। ऐसी खुराकों में क्या होता है कि जो खुराक के अंदर जो ज़र्रात हैं, खुलियात हैं, उस खुराक के जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स हैं उसमें, और जो उसमें लिपिड्स हैं, चिकनाई हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं हाई हीट पर, तेज़ आग पर। जब वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जब वो डैमेज हो जाती हैं, जब उनकी शक्ल बदल जाती है, तो उनको हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब होने में मुश्किल होती है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो शक्ल जिनकी बेढंगी हो गई है, वो प्रोटीन्स जब हमारे जिस्म के सेल्स के साथ लगते हैं तो वो उन सेल्स को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं, एक। दूसरा, उन सेल्स के अंदर सोजश और वर्म पैदा करते हैं। तीसरा, उस सोजश और वर्म की वजह से जो हमारे दिफाई सेल हैं, जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं, जिनका काम है हमारी बॉडी को बचाना, वो सेल आकर इन सेल्स को अटैक कर देते हैं और इन सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तली हुई खुराकें और ग्लूकोज वाली खुराकें अकेली हमारे जिस्म में सोजश पैदा कर सकती हैं, जिसकी वजह से शुगर और हाइपरटेंशन और किडनी का प्रॉब्लम और जिगर के प्रॉब्लम और हार्ट के प्रॉब्लम्स और जोड़ों के दर्द और मसल्स की फटीक और कॉग्निटिव डिक्लाइन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर किसी को ये पहले ही इनमें से कोई बीमारी है या मल्टीपल बीमारियाँ हैं, लेट से किसी को शुगर है, वो जब तली हुई खुराक खाते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे वो जहर खा रहे हैं। होता कैसे है? लेट्स से समबडी हैज़ शुगर, किसी को शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, टाइप 1 में भी ये ऐसे ही मसला है। अब जब उनका पेंक्रियाज, उनका लुबलुबा पहले ही सही काम नहीं कर रहा, एक। दूसरा ये कि अगर उनका वेट है तो उनके अंदर वैसे ही जिस्म में सोजिश है। तीसरा ये कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ग्लूकोज वाली चीज़ें खाते हैं, रोटी, चावल, नान, आलू, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी उनके जिस्म में पहले ही सोजिश है। जब तली हुई खुराक खाई तो 10 से 20% जो तली हुई खुराक के जो वो बेढंगी प्रोटीन्स हैं वो हमारे जिस्म में खून में शामिल हो जाती हैं। 80% जो हैं वो तबाह कर दी जाती हैं और वो निकल जाती हैं। लेकिन जिस वक्त वो हमारी अंतड़ियों में मौजूद हैं तो वो हमारी अंतड़ियों को सोजिश करती हैं, उनसे हमारा मैदे को नुकसान होता है, उससे हमारी आंतों को नुकसान होता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होती है, गैस हो सकती है, खून आ सकता है, जो डायरियल स्टेट है वो हो सकती है, उल्टियाँ लग सकती हैं, खुराक का हज़म होना ख़राब हो सकता है। अब वो जो 10 से 20% प्रोटीन्स, जिनको अब मैं एज कहूँगा, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, इसमें 2 तरह की हैं, एक है एज और दूसरी है एल, एडवांस लाइपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट।
जो बहुत तेज़ आग पे पकी हुई चिकनाई है, उसमें जो चिकनाई का मॉलिक्यूल है ज़र्रा है, उसकी भी शक्ल बदल जाती है, उसको एल कहते हैं। और अगर शुगर मौजूद है तो उसकी जब शक्ल बदलती है और वो प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाता है तो उसको एज कहते हैं। तो अब बाकी मैं सिर्फ इनको एज ही कहूँगा कलेक्टिवली। जब ये एज प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म में दाखिल होती तो ये करती हैं कि जब खून में ये फिर रही हैं तो सबसे पहले तो खून की नालियों को ही अटैक कर देती हैं। खून की नालियों के जो सेल हैं, जो खुलियाँ हैं, उनके साथ चिपक जाती हैं। जब उनके साथ चिपकती हैं तो वहाँ पर सोजिश हो जाती है। जब जिस भी टिश्यू में सोजिश होती है उस टिश्यू में हमारे दफाई निज़ाम वाले जो सेल्स हैं, इम्यून सेल जो हैं, वो आकर उस टिश्यू को अटैक कर देते हैं। उनका ये ख्याल है कि यहाँ पे कोई इंजरी हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको हटाने का तरीका ये है कि सेल्स को ही मार दें। तो उससे हमारी खून की नालियों को नुकसान होता है, जिससे हाइपरटेंशन होती है, जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, रीनल फेलियर, बिकॉज ब्लड फ्लो जो है किडनी में वो कम हो जाता है, जोड़ों के दर्द होते हैं। अगर यही एज प्रोडक्ट्स लुबलबे में चली जाएं और जो पेंक्रियाज के अंदर, लुबलबे के अंदर जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं, अगर ये उसके साथ चिपक जाएं तो वो सेल और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जिससे हाइपरग्लाइस इंसुलिनीमिया हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन आ गई, जिस समय उससे इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। प्लस जो लुबलबे का सेल है वो इस स्ट्रेस के अंदर अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करता है, वो काम छोड़ देता है, वो कहता है जी मैं नहीं काम करता, बहुत स्ट्रेस डाला आपने मुझ पर। तो इंसुलिन पहले बहुत बनती है, फिर बननी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। जिस्म जो है वो इंसुलिन को मुदाफ़त करने शुरू कर देता है। रिज़ल्ट ये है कि अगर डायबिटीज़ है तो और बढ़ जाती है। यही हाल जिगर का, यही हाल बाकी जिस्म के टिश्यूज़ का। अब ये जो एज प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक और बहुत अहम नुकसान है। हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो खुलियाँ हैं, उनके ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है जिसमें एज आके बैठ सकते हैं। कुर्सी लगी हुई है एज के बैठने के लिए, उसको रिसेप्टर कहते हैं। उसे कहते हैं रिसेप्टर फॉर एज या रेज। जब उस कुर्सी पर एज चिपकता है तो सेल के अंदर सोजिश करने वाला एक सिस्टम है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी सेल के अंदर सोजिश का सिस्टम चल पड़ता है। उससे सिर्फ इस सेल को नुकसान नहीं होता कि उसके अंदर सोजिश हो गई है, स्ट्रेस आ गया, सेल को मर भी सकता है, उससे सेल काम भी छोड़ सकता है। वो सेल जो है न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी को अपने से रिलीज़ करता है बाहर और बाकी सेल्स को भी सोजिश करवाता है। ना सिर्फ ये होता है बल्कि जो इम्यून सेल्स हैं वो जब सुनते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी आया हुआ है, ये ऐसे ही है जैसे किसी ने ऐलान किया हो कि जनाब यहाँ पे कुछ डैमेज हो रहा है, आप भी आ जाएं। तो वो सारी पुलिस और आर्मी भी वहाँ पहुँच जाए, वो आके बग़ैर देखे भाले उन सेल्स को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो जो टिश्यू है, लुबलुबे का टिश्यू फॉर एग्जांपल, इंसुलिन का जो सेल्स हैं वो और ख़राब हो जाते हैं, जिगर और बाकी चीज़ों पर। तो एज डायरेक्टली नुकसान करता है और फिर रेज के थ्रू इन्फ्लेमेशन या वर्म या सोजिश भी करता है। अब क्वेश्चन यह है कि कौन सी ऐसी खुराकें, लेकिन उस पर जाने से पहले तेज़ आग पे पकी हुई और कम पानी में पकी हुई खुराकें, भुनी हुई खुराकें फॉर एग्जांपल, उसमें भी ये होता है कि आपने चिकनाई रखी, उस चिकनाई में तेज़ आग से जब आपने गोश्त को भूना या चीज़ को भूना तो उसके अंदर बहुत सारी एज और एल प्रोड्यूस होती। तो अगर आप ये कहें कि जी बेकिंग सोडे में पकी हुई खुराकों को क्या मसला है, तो होता यह कि देखिए बेकिंग सोडा खुराक को एल्कलाइन कर देता है, उसकी पीएच को ऊपर ले जाता है, 10 तक ले जाता है। जब हमारी खुराक में पकने के दौरान पीएच बढ़ जाए तो खुराक के अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो और रिएक्टिव हो जाता है, तो और एक्टिव हो जाता है एज बनाने के लिए, और जो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो भी ओपन हो जाती हैं एज बनाने के लिए, तो एज बनानी आसान हो जाती। तो फ्राइंग से एज एंड एल बनते हैं, बहुत तेज़ आग और कम पानी से एज एंड एल बनते हैं, और बेकिंग सोडा या एल्कलाइन फूड प्रेपरेशंस में एज या एल बनते हैं। ये जो डब्बों के अंदर खुराकें हैं ये ज़्यादातर तेज़ आग और कम पानी पे बनती हैं। सो
अब आइए देखिए कुछ खुराकों की मिसाल। फ्राइड फूड्स, कैंड फूड्स, वो खुराकें जो डब्बों में बंद हैं। जो डब्बों में बंद खुराकें हैं उसमें वो कोशिश करते हैं कि उनको इतनी हीट पे पकाएं कि उनके अंदर से बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं, पर उस हीट, बहुत ज़्यादा हीट पे पकाने की वजह से और कम पानी में पकाने की वजह से वो खुराकें ख़राब हो जाती हैं, उनके अंदर एज एंड एल बन जाते हैं। पीनट बटर के अंदर एज एंड एल मिलता है। सीरियल्स के अंदर देखिए, हम अपने बच्चों को सीरियल्स खिला खिला कर, तो सीरियल्स के अंदर एज होता है क्योंकि सीरियल्स जो है वो भी हाई फायर, तेज़ आंच और कम पानी पे बनते हैं। रोस्टेड कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे एज एंड एल, स्पेशली एज होते हैं। ये कुछ मिसालें हैं। अब कौन सी खुराकें हैं जिनमें ये कम होता है? तो जाहिर है कि इसका उलट कर लीजिए। ऐसी खुराकें जो एसिडिक एनवायरनमेंट में बनती हैं, जैसे अचार है, जैसे ऐसी खुराक जिस पे लीमू का जूस पड़ा हो, ऐसी खुराक जो सिरके के साथ बनाई जाए, इनके अंदर पीएच कम हो जाती है। जब पीएच कम हो जाती है तो फिर एज और एल के मॉलिक्यूल का बनना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से लो हीट के ऊपर बनी हुई खुराकें, कम आग पर पकी हुई खुराकें, कम आंच पर। इसी तरह से लो पीएच जो मैंने भी बात की इधर ऊपर। फ्रूट्स और वेजिटेबल, ज़ाहिर है फ्रूट्स और वेजिटेबल को तो आपने आग लगाई ही नहीं, तो उनके अंदर भी कम होते हैं एज एंड एल। इसी तरह से खुराक को स्टीम करना, फ्राई करने के बजाय स्टीम करें या स्टू करें, यानी पानी के अंदर उसको उबालें और उसके साथ बनाएं, उसमें भी कम एज और एल पैदा होते हैं। अब ये देखिए कि कौन सी खुराकें, फ़र्ज़ कीजिए आप कहते हैं जी मैंने फ्राइड फूड खानी तो है, अब मुझे डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है, पर मैंने ये तली हुई चीज़ भी खानी, मैंने समोसा भी खाना, मैंने मछली भी खानी। तो अब आप ऐसा कीजिए, या अगर आपको पहले ही जिस्म में वर्म हो रही है, सोजिश हो रही है, तो एक तो हल्दी बड़ी अच्छी है, और मैं इस हल्दी का टोटका अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। एक तो हल्दी बड़ी अच्छी है, फिर ग्रीन टी बड़ी अहम है। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन और वर्म को उतारती है और एज प्रोडक्ट्स को रोकती है। शहतूत बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और बड़े अच्छे तरीके से एज को रोकता है, एज यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को। इसके बाद ये ज़रूरी है कि जब आप एज बेस्ड खुराकें खाएं, यानी तेज़ आग पे बनी हुई, तली हुई, या बेकिंग सोडा के साथ बनी हुई खुराक, या डब्बों में आई हुई खुराक, यानी जो खुराक नहीं लगती प्रोसेस्ड फूड, तो उसके अंदर जब एज हमारे जिस्म में जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बड़ा ज़रूरी है। सो विटामिन सी जो पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई मैंने यहाँ पर ए लिखा हुआ है जो चिकनाइयों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, जिंक एंड रेस्वेराट्रॉल, ये सारी चीज़ें, ग्लूटाथायोन को भी शामिल कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एज को, उसके नुकसान को थोड़ा सा ज़ायल कर सकती हैं। अब मैं आपको टोटका बताता हूँ। वो टोटका ये है, और इसके ऊपर स्टडी है, मैं आपको स्टडी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्टडी है जिसमें इन्होंने ये काम किया हुआ। इन द स्टडी ऑफ गेटर्स ए ऑल, researchers have proven that the administration of yogurt with curcumin normalized blood glucose level, the activity of aspartate and alanine transaminase, and also reduces proteinuria in animals with induced diabetes. वो कह ही रहे हैं कि एक मेडिकल रिसर्च में उन्होंने दही दी, उसके अंदर हल्दी डाली। मैंने इसमें अपनी तरफ से ये ऐड किया कि ब्लैक पेपर पिसी हुई थोड़ी सी ज़रूर डालनी चाहिए, वो हल्दी को जिस्म में दाखिल होने में हेल्प करती है। हल्दी आमतौर पर बग़ैर चिकनाई के और बग़ैर काली पेपर के आराम से हमारे जिस्म में, खून में नहीं जाती। चुनांचे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च अगर उसमें शामिल की जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब होने में 1000 गुना बेहतर एब्जॉर्प्शन करती है। अच्छा, अब योगर्ट और कर्क्यूमिन उन्होंने दी लोगों को, तो उन्होंने देखा कि उनकी डायबिटीज़ बेहतर हुई, उन्होंने देखा कि उनके किडनी के मसाइल बेहतर हुए, उन्होंने देखा कि उनके अंदर जो जिस्म में सोजिश, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, वो कम हुए। अब ये हुए कैसे कम? तो आपके सामने मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो उसके लिए मैं एविडेंस लाता हूँ, रिसर्च लाता हूँ, और आपके सामने उसका मैकेनिज़्म लाता हूँ ताकि जब समझ आए तो फिर आप ख़ुद उसको सोच कर करें। देखिए, दही में बैक्टीरिया है,
जो दही के बैक्टीरिया हैं वो जो एज प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ते हैं। तो वो जो 10-20% एज ने हमारे जिस्म में दाखिल होना है वो उसको कम करते हैं। इसलिए ये याद रखिएगा कि योगर्ट, करक्यूमिन और ब्लैक पेपर का जो आप बनाएं वो आपने पहले नहीं बाद में नहीं खाना, पहले खाना है। आप खुराक से पहले ये खा लें ताकि ये आपके जिस्म में एंटर हो जाए, आपकी अंतड़ियों में एंटर हो जाए और जाकर ये अपना काम शुरू कर दे। या आप अपनी फूड के साथ खाएं, लेकिन बाद में खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दही के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो एज प्रोडक्ट्स को, तली हुई खुराकों की जो ये नुकसानदेह चीज़ें तोड़ते हैं। इसी तरह से वो जो योगर्ट है वो इन खुराक के नुकसानदेह चीज़ों को जिस्म में दाखिल होने से रोकती है। 2, तीसरा ये कि दही में जो कैल्शियम है, और हम यहाँ पे यूएस में कैल्शियम कहते हैं, आई थिंक ब्रिटिश इंग्लिश में कैल्शियम कहा जाता है, तो आपको जो भी पसंद हो, कैल्शियम जो है उसकी वो बाइंड हो जाती है। जो दही की कैल्शियम है वो एज प्रोडक्ट्स के साथ, वो टेढ़े मेढ़े मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है और उनको एब्जॉर्ब होने से और नुकसान करने से बचाती है। देखिए, एज सिर्फ हमारे जिस्म में खून में दाखिल होकर नुकसान नहीं करती, वो हमारी अंतड़ियों को भी नुकसान पहुँचाती है, तो दही उससे बचाती है। अब जो करक्यूमिन है, जो हल्दी है, एक तो वो डायरेक्टली एज प्रोडक्ट्स को तोड़ती है, इन प्रोटीन्स को तोड़ती है, जितनी भी टूट जाएं हमारे जिस्म में जाने से पहले उतनी अच्छी बात है। दूसरा ये कि जो हमारे जिस्म में नई एज फॉर्मेशन हो रही है, हमारे जिस्म के अंदर भी एज प्रोडक्ट्स बनती हैं ग्लूकोज से और चिकनाइयों से। तो करक्यूमिन जो है, जो हल्दी है, वो जिस्म के अंदर बनने वाली एज को भी कम करती है। इसके बाद वो जो रेज का सिग्नल मैंने आपको बताया था, वो जो कुर्सी बताई थी जिस पे एज बैठ जाता है तो वो सेल के अंदर तूफान आ जाता है, करक्यूमिन जो हल्दी है उस तूफान का जो सिस्टम है उसको रोकती है। उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोक्सिलेज एंजाइम, इसको एक्टिवेट करती है। और ये एंजाइम जब एक्टिवेट होता है हमारे जिस्म के अंदर तो ये एज को तोड़ना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, यानी जो वर्म और सोजिश पैदा होती है, जो करक्यूमिन है उस वर्म को, सोजिश को, उसको भी रोकती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को रोकती है। यानी ये अगर तली हुई खुराकें, ज़्यादा तेज़ आग पे बनी हुई भुनी हुई खुराकें और बेकिंग सोडा से बनी हुई खुराकें अगर जहर हैं तो ये टोटका उस जहर का तोड़ है, और ये हमें वैसे ही करना चाहिए। हल्दी, मिर्च उसके अंदर पिसी हुई और दही हमारे पास वैसे ही हमें यूज़ करनी चाहिए। और ज़ाहिर है इनमें चीनी ना डालें क्योंकि उससे भी ग्लाइकेशन हो जाती। काली मिर्च का काम है हल्दी की हेल्प करना। तो ये आज की डिस्कशन है, तली हुई खुराकें, ज़्यादा तेज़ आग पे, कम पानी में बनी हुई खुराकें, डब्बों के अंदर खुराकें जो खुराक नहीं है, डब्बा है, और बेकिंग सोडा या ज़्यादा पीएच पे बनी हुई खुराकें, ये जहर है हेल्थी इंसान के लिए। हेल्थी इंसान को डायबिटीज़ करा देती हैं, हाइपरटेंशन, लिवर फेलियर, जोड़ों के दर्द, मसल की फटीग, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़। और अगर किसी को पहले ही शुगर है फॉर एग्जांपल या हाइपरटेंशन है तो उसके लिए तो ये ऐसे है जैसे जो नुकसान 30 साल में होना है ये वो 10 साल में करवा देंगी। ये डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको ये पसंद है और आप ये चाहते हैं कि मैं ये डिस्कशंस और करता रहूँ, मेरी ये 4-5वीं वीडियो है इस उर्दू लैंग्वेज में, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि मैं ये वीडियोज़ जो हैं और बनाता रहूँ। विद दिस थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए एक और चीज़ अहम है कि अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपने इसे इस्तेमाल किया, उसका आपको क्या फ़र्क पड़ा, या अगर कोई सवाल है तो वो क्या सवाल है। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल टॉक टू यू लेटर।